ये 2007 का वो समय था जब अमेरिका इराक से युद्ध जीत गया था। इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इराक में चल रहे पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन को वापस से शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी इराक के कुछ आतंकवादी अमेरिकन को मार रहे थे। साथ ही इस पाइपलाइन साइट पर काम करने वाले लोगों को भी आतंकवादियों ने मार डाला था। इसलिए गवर्नमेंट ने साइट पर नए बिल्डर्स भेजने से पहले मैथ्यूज और आइजक को आतंकवादियों को मारने के लिए भेजा था। यहाँ मैथ्यूज और आइजक झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिपकर साइट पर नजर रख रहे होते हैं। इस तरह 20 घंटे बीत जाते हैं पर उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तब मैथ्यूज आइजक से कहता है, मुझे लगता है कि साइट पर कोई भी इराकी सैनिक नहीं बचा है। साथ ही वहाँ पर पड़ी बॉडीज को देखकर उसे लगता है कि इराकी सैनिक उनके लोगों को मारकर वहाँ से जा चुके हैं, इसलिए अब साइट पर कोई भी नहीं होगा। जिस पर आइजक कहता है कि यहाँ दूर दूर तक किसी इराकी ग्रुप के होने का साइन नहीं है और हमारे सभी वर्कर्स को हेडशॉट देकर मारा है, जो कि इराक के प्रोफेशनल स्नाइपर जूबा का काम हो सकता है। लेकिन मैथ्यूज को लगता है कि कोई भी स्नाइपर 30 सेकंड के अंदर इतने लोगों को एक साथ नहीं मार सकता। जिसके बाद मैथ्यूज उस स्नाइपर का वेट करते करते थक जाता है, इसलिए वो आइजक से कवर करने का कहकर नीचे चेक करने के लिए चला जाता है। तब आइजक बताता है कि मेरे स्कोप में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से मैं तुम्हें कवर नहीं कर पाऊंगा। जिस पर मैथ्यूज उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी गन बदलने का कहता है, पर यह गन आइजक के लिए बहुत कीमती थी क्योंकि ये उसके मरे हुए साथी की गन थी। इधर मैथ्यूज देखता है कि सभी लोग हेडशॉट से मरे हैं, इसलिए उसे आइजक की बातों पर विश्वास हो जाता है कि जूबा ने ही सबको मारा है। इसके बाद मैथ्यूज साइट के बीचों बीच जाता है ताकि वो पता लगा सके कि जूबा ने किस जगह पर छुपकर लोगों को शूट किया था। लेकिन आइजक उसे पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि उसे शक था कि जूबा अभी भी कहीं छुपा हुआ है। तभी अचानक से कोई मैथ्यूज के ऊपर शूट कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख आइजक गोलियों से बचते हुए अपने पार्टनर को बचाने जाता है, पर तभी स्नाइपर आइजक के पैर में गोली मार देता, जिससे वो भी घायल हो जाता है। इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप जाता है। यहाँ आइजक मैथ्यूज से कहता है कि अगर तुम हिले तो वो तुम्हें शूट कर देगा, इसलिए चुपचाप मरने का नाटक करते रहो। जिस पर मैथ्यूज उसे जल्द से जल्द बैकअप बुलाने का कहता है। यहाँ आइजक के पैर में गोली लगने की वजह से काफी खून बह रहा था, इसलिए वो उसे रोकने के लिए एक बेल्ट बांधता है। जिसके बाद वो आर्मी बेस में कांटेक्ट करने के लिए अपना रेडियो बैग उठाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका रेडियो खराब हो चुका है और उसे चेक करने पर पता चलता है कि स्नाइपर ने रेडियो के एंटेना में गोली मारकर उसे खराब कर दिया है। इसी दौरान मैथ्यूज आइजक से स्नाइपर का पता लगाने का कहता है ताकि वो उस पर निशाना साध सके। जिस पर आइजक चेतावनी देते हुए कहता है कि स्नाइपर हर एक मूवमेंट नोटिस कर रहा है और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो तुम्हें शूट कर देगा। यहाँ आइजक अपने चाकू से दीवार में छेद बनाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने स्कोप से स्नाइपर को देख सके, लेकिन तभी दीवार के पत्थर गिर जाते हैं, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। इधर मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ आइजक एक ब्लेड से अपने पैर में लगी गोली को निकालता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है, पर वो किसी तरह गोली निकालकर अपने घाव पर पट्टी बांध लेता है, लेकिन वो दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब आइजक जागता है तो उसे अपने ईयरपीस से एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जिसे चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये आवाज उनके बेस के ऑफिसर की है। इसलिए वो तुरंत उन्हें हेल्प के लिए बुलाता है, पर वो ऑफिसर आइजक से अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है, जिससे आइजक को शक होता है। तभी ऑफिसर कहता है कि हमें तुम्हारी लोकेशन नहीं दिख रही है, इसलिए तुम्हें खड़े होकर हवा में फायर करना होगा ताकि हम हेलीकॉप्टर्स को तुम्हारे पास ला सके। जिस पर आइजक कहता है कि ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है और ऐसा करने पर हमें खतरा हो सकता है। जिसके बाद आइजक उस ऑफिसर की बातों को ध्यान से सुनता है। तब उसे पता चलता है कि वो जिस ऑफिसर से बात कर रहा है उसका अमेरिकी एक्सेंट नहीं है, जिससे आइजक समझ जाता है कि स्नाइपर जूबा ने उसके रेडियो को हैक किया है और उससे ऑफिसर बनकर बात कर रहा है, इसलिए अब आइजक उसकी बातों में नहीं आता है। तभी जूबा उससे सवाल पूछना शुरू करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। इधर आइजक फिर से अपने रेडियो को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी भी काम नहीं कर रहा था। इसी दौरान जूबा बार बार आइजक से फालतू सवाल पूछता है, जिस पर आइजक उससे बात करने से इनकार कर देता है। तब जूबा कहता है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारे घायल साथी को गोली मार दूंगा। इसलिए आइजक उससे बातचीत करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान आइजक जूबा की लोकेशन का सही पता लगाने के लिए जमीन पर मैप बनाता है। तभी जूबा उसे बताता है कि मैं कोई सैनिक नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान हूँ और अपने देश को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद वो आइजक से उसके परिवार के बारे में पूछने लगता है, जिस पर आइजक कहता है कि ये पर्सनल सवाल है, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। साथ ही जूबा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम उन लोगों को मार रहे हो जो तुम्हारे देश को डेवलप करने के लिए यहाँ स्कूल्स, पाइपलाइंस बना रहे हैं
और तुम्हारी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। ये सुनकर जूबा हंसने लगता है और आइजैक से कहता है कि यहाँ तुम्हारा जितना भी पैसा खर्च हुआ है उसे हम वापस यूएसए में भेज देंगे। इसी तरह समय बीतता जाता है और जूबा कई सवाल पूछता है, लेकिन आइजैक पर्सनल सवाल का जवाब देने से इनकार करता है, जिससे जूबा एक बार फिर मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है। अब क्योंकि आइजैक जान चुका था कि जूबा किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो उसकी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। तब जूबा आइजैक से पूछता है कि तुम्हारे पास जो स्कोप है उसका असली ओनर कौन था और उसकी डेथ कैसे हुई। ये सुनकर आइजैक हैरान हो जाता है, क्योंकि उस स्कोप के बारे में सिर्फ वो और मैथ्यूज ही जानते थे। यहाँ आइजैक समझ जाता है कि वो और मैथ्यूज जब से यहाँ पर आए हैं तब से ही जूबा उनकी बातचीत सुन रहा था। इसी बीच आइजैक अपने स्कोप का यूज करके आसपास देखने लगता है। तब वो नोटिस करता है कि एक डेड बॉडी के पास रेडियो पड़ा हुआ है। इसलिए आइजैक उस रेडियो को उठाने के लिए दीवार के किनारे पर जाता है और एक लकड़ी से उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस रेडियो तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद आइजैक को प्यास लगती है तो वो अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी बोतल में एक छेद है, जिस वजह से उसका पूरा पानी खत्म हो चुका है। जिस पर जूबा उसे बताता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारी बोतल पर शूट किया था ताकि तुम प्यास से मर जाओ, और तुम्हारे एंटेना पर भी शूट किया जिससे तुम कोई भी हेल्प ना बुला सको। इसके अलावा वो बताता है कि तुम्हारी मौत अचानक से नहीं बल्कि धीरे धीरे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पैर पर गोली मारी थी। तभी आइजैक की नजर उस गोली पर पड़ती है जो कि उसने अपने पैर से निकाली थी। आइजैक उस गोली को पास से देखता है और जूबा से पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके पास किस मॉडल की गन है। साथ ही वो जूबा से कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो, जिस पर जूबा हंसते हुए कहता है कि आतंकवादी मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो, क्योंकि तुम हमारे देश में आकर हमसे लड़ाई कर रहे हो और हमारे लोगों को मार रहे हो। इसी बीच आइजैक अपनी कैलकुलेशन से पता कर लेता है कि जूबा कचरे के ढेर में छुपा हुआ है, इसलिए वो अपने स्कोप से उसे ढूंढने की कोशिश करता है। यहाँ आइजैक सोचता है कि जूबा इतनी गर्मी में काफी लंबे समय से कचरे में छुपा हुआ है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल शूटर है। जबकि जूबा कहता है कि मैं कोई स्नाइपर नहीं हूँ बल्कि एक नॉर्मल इंसान हूँ। जिस पर आइजैक कहता है कि तुम्हारे बोलने के एक्सेंट से लगता है कि तुम अमेरिकी सेना के ऑफिसर रह चुके हो और अब हमें धोखा देकर हमें मार रहे हो। तब जूबा बताता है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों को मारता हूं जो हमारे लोगों पर पहले हमला करते हैं। यहाँ आइजैक उसे अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि मैं जब छोटा था तब मेरी दोस्ती डीन से हुई थी, जो कि सबसे अच्छा इंसान था। फिर बड़े होकर हम दोनों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की। असल में आइजैक के पास जो स्कोप है वो उसके फ्रेंड डीन का है, जिसकी डेथ के बाद से ही वो उसे अपने साथ रखता है। खैर, तभी आइजैक की प्यास और थकान के कारण हालत खराब होने लगती है। तब जूबा उससे कहता है कि जब तुम मर जाओगे तब मैं तुम्हारी जीभ को काट कर तुम्हारी छाती पर रख दूंगा। जूबा की बातें सुनने के बाद आइजैक बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो अपनी राइफल पर जैकेट और हेलमेट लगाता है और जूबा को चकमा देने के लिए राइफल को दीवार के ऊपर लहराने लगता है, लेकिन जूबा उसके झांसे में नहीं आता। तभी गलती से आइजैक का हेलमेट दीवार के दूसरी तरफ गिर जाता है, इसलिए अब आइजैक अपने सिर की रक्षा नहीं कर सकता था, जिससे वो काफी उदास होता है। इसी तरह समय बीत जाता है पर आइजैक हार नहीं मानता, जिसके बाद वो जूबा की गोलियों से बचते हुए एक डेड बॉडी के पास जाता है और वहां से एक बैग और रेडियो उठाकर वापस दीवार के पीछे आ जाता है, जहां उसे बैग में पानी और कुछ कैंडी मिलती है जिसे वो तुरंत खा लेता है। लेकिन जब वो रेडियो को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। इसी बीच जूबा दीवार पर गोली मारता है, जिससे आइजैक का स्कोप पूरी तरह खराब हो जाता है। तभी अचानक आइजैक को अपने ईयरपीस में कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो आवाज मैथ्यूज की है और वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद आइजैक मैथ्यूज को बताता है कि स्नाइपर कचरे के ढेर में छुपा हुआ है। ये सुनकर मैथ्यूज उस कचरे के ढेर को देखने के लिए एक कांच के टुकड़े का यूज करता है और फिर अपनी राइफल को उठाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है ताकि जूबा उसे देख ना ले। इधर आइजैक जूबा से बातें करके उसका ध्यान अपने ऊपर रखता है। तब आइजैक को पता चलता है कि जूबा एक टीचर था और जब उसके देश में अमेरिकी सेना ने हमला किया तो उसके सभी स्टूडेंट्स मारे गए, इसलिए वो बदला लेने के लिए सभी अमेरिकी लोगों को मार रहा है। साथ ही आइजैक को पता चलता है कि वो जिस दीवार के पीछे छिपा हुआ है वो जूबा का स्कूल था, जो कि वॉर में पूरी तरह टूट चुका था। यहाँ जूबा आइजैक से पूछता है कि तुम अभी भी उस डैमेज्ड स्कोप को अपने पास क्यों रखे हो, लेकिन आइजैक उसे जवाब देने से इनकार कर देता है, जिस पर जूबा उसे दोबारा मैथ्यूज को गोली मारने की धमकी देता है। इसलिए उसे बचाने के लिए आइजैक बताता है कि ये स्कोप मेरे फ्रेंड डीन का है, जिसकी मेरी वजह से डेथ हो गई थी और मैं अभी भी उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता हूँ। असल में आइजैक को डीन की मौत का बहुत पछतावा है और वो डीन की याद में उसके स्कोप को संभाल कर रखे था। इस बीच मैथ्यूज अपनी राइफल को उठा लेता है और कचरे के ढेर में गोलियां चलाने लगता है।
तब आइजक भी हवा में गोलियां चलाता है ताकि जूबा का ध्यान मैथ्यूज के ऊपर ना जा सके। लेकिन जब मैथ्यूज अपनी गन को लोड करता है तब जूबा उस पर शूट कर देता है, जिससे मैथ्यूज के कंधे पर गोली लग जाती है। जिसके बाद मैथ्यूज अपनी जान बचाने के लिए आइजक की ओर आने लगता है और आइजक उसकी मदद करने के लिए किनारे पर आ जाता है। लेकिन तभी जूबा मैथ्यूज के सिर में गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। मैथ्यूज के मरने से आइजक पूरी तरह टूट जाता है और जूबा से कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जिस पर जूबा आइजक से कहता है कि अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। लेकिन आइजक को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो दीवार के पीछे छिपा रहता है। इसके बाद जूबा आइजक से पूछता है कि जब वॉर खत्म हो चुका है तो तुम इराक में क्यों रुके हो? जिस पर आइजक कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। तब जूबा कहता है कि जब तक तुम मुझे अपनी कहानी बताते रहोगे तब तक मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। इसलिए आइजक उससे बात करना शुरू करता है और कबूल करता है कि मैंने डीन को मारा था। यहाँ पता चलता है कि आइजक जब अपने दुश्मन को मारने की कोशिश कर रहा था तब उसने गलती से डीन को गोली मार दी थी और फिर उसने सबको झूठ बोला कि डीन को आतंकवादियों ने मारा था। जूबा से बात करने के दौरान आइजक को अपने रेडियो से कुछ शोर सुनाई देता है, इसलिए वो जल्दी से रेडियो के पास आता है जहां उसके बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अपने साथियों की आवाज सुनकर आइजक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका रेडियो पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसलिए अब वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तभी आइजक को जूबा की आवाज आती है जो कि आइजक के नाम का यूज करके बेस से हेल्प मांग रहा था। ये सुनकर आइजक को समझ आ जाता है कि जूबा यहाँ काफी टाइम से है और वो उनके रेडियो को हैक करके जानबूझकर हेल्प के लिए बैकअप टीम को बुलाता है और फिर उन्हें आसानी से मार देता है। यानी कि साइट पर मौजूद लोगों को मारने के बाद जूबा ने ही बैकअप टीम को बुलाया था, इसलिए बेस से आइजक और मैथ्यूज को यहाँ भेजा गया था। इसी तरह जूबा अमेरिकी लोगों को जाल में फंसाकर मार रहा था। आइजक थकान के कारण फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसके पैर के घाव पर एक कौवा आकर बैठ जाता है और उसे खाने लगता है, जिससे आइजक को बहुत दर्द होता है और वो जाग जाता है। इसके बाद आइजक एक छड़ी और रस्सी का यूज करके मैथ्यूज की राइफल को उठाता है और उस कचरे के ढेर पर निशाना लगाने लगता है। इसी दौरान उसे हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसकी हेल्प के लिए वहां आ रहे थे। लेकिन आइजक जानता था कि उसके साथी जूबा के जाल में फंस जाएंगे, इसलिए वो अपने साथियों को बचाने के लिए उस दीवार को गिरा देता है, जिससे वहां काफी धूल उड़ने लगती है और वो जूबा की नजरों से बच जाता है। इसके बाद आइजक खड़ा हो जाता है और कचरे के ढेर में गोलियां चलाने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि जूबा उस पर गोली नहीं चला रहा है, जिससे उसे लगता है कि उसने जूबा को मार दिया है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर भी उसके पास आ जाते हैं और जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर वहां से ले जाने लगते हैं। तब आइजक उन्हें जूबा के बारे में बताने की कोशिश करता है कि उन्हें जाने से पहले कचरे के ढेर में जूबा को चेक कर लेना चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर के कारण कोई भी उसकी बात नहीं सुन पाता। तभी अचानक जूबा हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगता है और एक एक करके सभी सैनिकों को मार डालता है, जिससे हेलीकॉप्टर तेजी से जमीन पर गिर जाता है और इस एक्सीडेंट में आइजक की भी डेथ हो जाती है। कहानी के एंड में जूबा फिर से यूएसए की लाइंस को हैक करता है और अमेरिकी सैनिक होने का नाटक करके हेल्प के लिए एक और बैकअप टीम बुलाता है। यानी कि जब वो बैकअप टीम यहाँ आएगी तो जूबा उन्हें भी जान से मार डालेगा। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।